अस्सलाम वालेकुम वेलकम अगेन टू नवाना। आज का सब लोग उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नंबर के फोर्थ पार्ट को। इस नंबर को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने वाकई ही शादी कर ली है? सारम अब तक बेयकीनी से काफ़ी शॉप पे बैठा था। उसके सामने यारम बैठा आराम से कॉफ़ी पी रहा था। मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ इस यारम को, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बुलाया तक नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम झूठ भरे हो बोल रहे हो। ये शादी नहीं हुई। सारम कब से बोले जा रहा था, लेकिन यारम कब से करीब बैठी उसकी बेटी के गालों को छू रहा था। माहिरा स्कूल क्यों नहीं गई? उसने सारम की बात को इग्नोर करते हुए माहिरा से पूछा। माहिरा की तबीयत खराब थी चाचू। मारिया की तबीयत ख़राब थी चाचू। अब तर्ज़ो लहजे की वज़ह से वो उर्दू नहीं बोल पाती थी। वो फिर जब बोलने की कोशिश करती तो अक्सर उसकी ज़ुबान तोतला जाती। पहले मेरी बात का जवाब दो, सारम ने कहा। मैं ज़रूरी नहीं समझता। उसने एक ही जुमले में से जवाब देकर फिर से मायरा के साथ मसरूफ़ हो गया। हम दोस्त हैं ना यारम? सारम ने पूछा। अच्छा, क्या ऐसा था कभी? सदीक मेरा दोस्त था, बहुत प्यारा दोस्त। लेकिन तुमने क्या किया? वो धीमी आवाज़ में घुराया था। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा था यारम, वो उसी के अंदाज़ में बोला। और मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ मुझे मेरे फ़र्ज़ के साथ गद्दारी करने वालों से दोस्ती करने की इजाज़त नहीं देता यारम। हम एक साथ दुबई आए थे। तुमने और सिद्दीक ने गलत रास्ता पकड़ा। सिद्दीक हमारे अपनी मंज़िल तक पहुँच चुका है और पहुँच चुका है यारम। मैं तुम्हें सज़ा नहीं होने दूँगा। कानूनो-इंसाफ़ से हटकर कानूनो-इंसाफ़? हमें तुम्हारा कानूनो-इंसाफ़ नहीं चाहिए यारम। सारम, हम क अपना कानून खुद बनाते हैं। फ़िलहाल मैं तुमसे ये सारी बातें करने नहीं आया, मैं सिर्फ़ मायरा से मिलने आया था। वो माहिरा का गाल चूमते हुए उठा था। क्या तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो यारम? सारम ने पूछा। उसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दूँगा। हो सकता है कुछ दिन बाद मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े। बस इतना कहकर वो निकल गया, जबकि सारम से उसे देख रहा था आता हुआ देख रहा था। प्यार, मोहब्बत, फैमिली, इस इन सब चीज़ों से बहुत दूर था ये इंसान। बल्कि इंसान था ही कहाँ, सारम बचपन से जानता था उसे। या अल्लाह यारम को कभी इस लड़की से मोहब्बत ना हो, वरना उस बेचारी लड़की का क्या बनेगा? क्योंकि यारम का जो रूप मैंने देखा है वो किसी ने नहीं ने देखा। उसका पागलपन इस लड़की को मार देगा। बचपन में उसने खिलौने खिलौने के लिए यारम को पागलपन देखा था। और सच तो ये है कि वो भी एक खिलौने से ज़्यादा उसके लिए कुछ ना होगी। एक मासूम लड़की को उसके हाथों बर्बाद मत होने देना। आज लैला का बर्थडे है और वो चाहती है कि हम सब उसके साथ पार्टी करें। शारफ ने आकर उसे बताया। हम हाँ, तुम लोग जाओ, मैंने कहा। मना किया है, यारम ने कहा। जबकि ध्यान सारा लैपटॉप की स्क्रीन पर था, जहाँ एक मिनी स्क्रीन पर हैगिंग सिस्टम से किसी का मोबाइल फ़ोन खुला था, जिसे यार हम बहुत गौर से देख रहा था। डेविल, जब से ये लड़की रूह आई है तुम उसी के पीछे पड़ गए हो। तुम्हें ख्याल ही नहीं है रहा लैला का? उसने स्क्रीन पर नजरें जमाए देखा जहाँ रूह का मोबाइल सिस्टम खुला हुआ था और वह रूह के एक एक दो मिनट पर 2 मिनट पर नजर रखता था। लैला का रोज रोज रोना धोना देखकर आज शारफ ने उसके सामने मुंह खोला था। रूह से पहले भी लैला मेरे लिए काम करने वाली एक वर्कर थी और अब भी है। उससे ज्यादा ना वो पहले कभी कुछ भी और ना ही आगे कुछ होगी। अब मज़ीद कोई बकवास करने की ज़रूरत नहीं, निकलो यहाँ से, मैं अपना काम कर लूँ। वो प्यार करती है तुमसे शारफ़। शारफ़ ने कहा। तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा है उसे मुझसे प्यार करने के लिए दिमाग ख़राब कर रखा है इस लड़की ने। और तुम दोनों ने भी मेरा। अगर अब तुमने ये प्यार का ज़िक्र किया मेरे सामने तो गोली मार दूँगा उसे भी और तुम लोगों को भी। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला और लैपटॉप उठाकर फेंक दिया। मैं पार्टी का कहने आया था, हम सिर्फ वर्कर नहीं हैं, दोस्त भी हैं। तुमने कहा था एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना कोई एहसान तो नहीं? शारफ ने घबराते हुए 2 कदम पीछे हटाए। फाइन, मैं आ जाऊंगा, अब जाओ यहाँ से, उसने घूरते हुए कहा तो शारफ बाहर निकल गया। फिर दरवाजे पे मुंतजिर मासूमा और लैला को देखा, जरा सा मुस्कुराया। मिशन डन, उसने लैला के हाथ पर ताली बजाते हुए कहा। बस अब मेरा काम हो जाए, लैला ने कुछ सोचते हुए कहा। सर, गोली मार देंगे। मैं तुम लोगों के साथ शामिल नहीं हूँ, मासूमा ने कहा। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा लड़की। लेकिन डेविल को 1-2 पैक से नशा नहीं चढ़ता। हमें कुछ बड़ा करना होगा। क्यों क्यों ना हम डबल डोज प्लसेस यूज़ करें। शारफ ने मशवरा दिया। आहिस्ता बोलो बेवकूफ़, अगर उस राइट हैंड ने सुन लिया तो प्लान शुरू होने से पहले ही वो हमें गोली मार देगा। तुम लोगों को तो फिर गोली मार के आसान मौत देगा, मुझे ब्लेड से मारेगा। और इतना क्यों करो, इतना करो, जानता मैंने कहा है ना।
میں کہا ہے اور ویسے بھی میں تم سب کی ہونے والی مالکن ہوں، تو میرا آرڈر فالو کرو۔ نہ تم پر آرڈر کرنا نہ تم پر فرض ہے، لیلا نے ایک ادا سے کہا۔ وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا لیکن لیلا کی برتھڈے کی وجہ سے اس سے یہاں نہ پڑا رکنا پڑا۔ یہ کلب لیلا چلاتی تھی، دنیا کے سامنے اس سے کوئی کام تو کرنا ہی تھا۔ ویسے پولیس کی نظر میں وہ ڈیول یعنی یارم کاظمی کے ساتھ کام کرتی تھی، جس کی دبئی میں ایک میڈیسن کمپنی تھی۔ یہ کام صرف وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، ورنہ اصل کام اور اصل مشن ان کے کچھ اور ہی تھے۔ کرائم کی دنیا میں انہیں ہر کوئی جانتا، دبئی ان کا اصل ٹھکانہ تھا۔ صدیق اس کا بہت وفادار آدمی تھا۔ وہ 20 سال پہلے اس کے ساتھ پاکستان سے یہاں آیا تھا۔ تب اس کا جانو عزیز دوست سارم اس کے ساتھ تھا، لیکن وقت کے ساتھ سارم نے اپنی راہ بدل لی۔ سارم کو ڈان ڈیول کو پکڑنے کا کام دیا گیا۔ پچھلے 6 سال سے وہ اس کے پیچھے پڑا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا ثبوت جو اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے سارم کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ سارم کا کہنا ہے کہ وہ یہ راستہ چھوڑ دے، اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں، جبکہ سارم کا جنون اسے یہ کام چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس آدمی کے آگے کام کرتا تھا اسے مار کر اس نے اس کی کرسی سنبھال لی تھی، اور پھر ایسے کئی لوگوں کو مار کر سیڑھیاں چڑھتا وہ ڈیول بنا تھا۔ شارف نے اس کے ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلس ملائی تھی، جس کا پہلا سپ لیتے ہی اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا۔ لیلا نے گھبرا کے نظریں چرائیں۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا گیا ہے۔ آئی ایم سوری، اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لیلا منمنائی۔ اگر آج تمہارا جنم دن نہیں ہوتا تو میں برسی ضرور بناتا۔ ڈرنک ایک ہی سپ میں ختم کرتا، گلاس وہیں پھینکتا وہ نکل گیا۔ خضر اسے روکو، اس کی ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلس ہے، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا، لیلا نے فکر مندی سے کہا۔ وہ یارم کاظمی ہے لیلا، ایسی چھوٹی موٹی پلس کا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ نشے کبھی اپنے آپ پہ حاوی نہیں ہونے دیتا۔ ڈونٹ وری۔ وہ گھر آیا تو روز کی طرح اس کے انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ پہلے ہی اسے فون کر کے بتا چکا تھا کہ آج وہ جلدی نہیں آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے ورکر کا برتھ ڈے ہے۔ میں نے کہا تھا نا کھانا کھا کے سو جانا، تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ بہت وقت ہو چکا ہے روح، اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ آپ شراب پی کر آئے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، شاید وہ نوٹ کرنا پاتی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کبھی اس کے اس طرح سے قریب نہیں آیا تھا، اس کی آواز میں خمار تھا۔ ہاں بالکل، تھوڑا سی اپنی ہونٹوں سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں آرام کریں۔ روح کو اپنی باہوں میں لیے یارم کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے یارم نے اس کے بال کھول دیے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ روح نے اپنے ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ اور اگر میں تمہیں آج خود سے دور جانے کی اجازت نہ دوں تو؟ اس کی تھوڑی پکڑ کے اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ لگتا ہے میری دعا پوری ہو گئی، روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پیار؟ ہاں، پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ اس دن جب تم بنا بتائے کوئی کہیں چلی گئی، اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور آج عشق ہو گیا ہے، اور اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہو جاتی ہے۔ میرے پیار اور محبت نے بہت صبر کیا، لیکن کیا کروں، یہ عشق بے صبرا ہے، یہ تمہاری ہاں کا انتظار نہیں کرے گا۔ ایک ہی جھٹکے سے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یار میری بات سنیں، وہ اسے اپنے والے کمرے میں لے کے آیا تھا، اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے بالکل قریب لیٹ گیا تھا۔ یارم نہیں، آج کچھ مت بولو، آج سے تم میری ہو، صرف میری، یارم کاظمی کی۔ آج میں تمہیں اپنا بناؤں گا، اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے پیار پر کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن تم نے دعائیں مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب تمہیں میرا ہونا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ روح کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ اس نے پھونک مار کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ ایسے ہی تلسم پڑھ کر تم نے مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے بھی تو بتاؤ، یہ کون سا تعویذ عشق ہے؟ میں تو نہیں بتاؤں گی، روح نے شرارت سے کہا، جبکہ ہاتھ دونوں یارم کے ہاتھوں میں قید تھے۔ مت بتاؤ روح جان، آج یارم کاظمی اپنے سارے سوالوں کے جواب خود لے لے گا۔ اسے خود میں بھی جھکتے دیکھ کر
उसे खुद भी झुकते देखकर रूह ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जब रूह के हाथ से कांच की चूड़ियां टूटी और अगले ही लम्हे यारम ने उसे खुद से दूर फेंका। अचानक इस झटके के लिए रूह तैयार न थी, बेख्तियार उसके मुंह से चीख निकली। फिर शर्मिंदा सी होकर यारम को देखने लगी, जो बेयकीनी से देख रहा था। यारम, मेरा वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि रूह उसे कुछ कहती, वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। या खुदाया, ये क्या करने जा रहा था मैं? जिस काम से मुझे नफ़रत है, जिस चीज़ से मुझे घिन आती है, वही काम मैं रूह के साथ करने जा रहा था। मैं रूह के साथ ज़िना करने जा रहा था। मैं उस लड़की के साथ ज़्यादती करने जा रहा था, जिसे देखते ही मेरे दिल की दुनिया बदल गई। जिसे देखते ही मैंने खुद से दुआ वादा किया था कि उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। वो फ्लैट से बाहर निकल आया और अपने फ़ोन से खीज़र को कॉल मिलाने लगा। "कहाँ हो तुम इस वक़्त? मैं और शारफ़ अभी लैला के क्लब से वापस आए हैं। क्यों खैरियत? ऐसा करो, एक मौलवी पकड़ो, उसे लेकर मेरे फ्लैट पर आ जाओ।" "मौलवी क्यों? खैरियत है ना?" "और इस वक़्त मैं मौलवी का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? उस वक़्त तो कोई मौलवी नहीं आएगा।" "मैंने कहीं नहीं कहा मौलवी आएगा या नहीं। उसके सर पर बंदूक रखो, अपने साथ लेकर आओ यहाँ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं और अपने साथ कुछ गवाह भी लेकर आना।" वो फ़ोन बंद कर चुका था। मौलवी का इंतज़ाम करना अब इन दोनों का काम था। क्या मेरी मज़ाहमत की वजह से चले गए? क्या वो मुझसे मायूस हो गए थे? अल्लाह जी ना जाने कितना नाराज़ हुए होंगे मुझसे। मैं कैसे मनाऊँगी? अभी तो सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, मैंने ख़राब कर दिया। क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे हाथ छुड़वाने की? मैं क्या करूँ? क्या बाहर जाके देखूँ? नहीं, नहीं, अगर ज़्यादा गुस्से में हुए तो फिर से थप्पड़ लगा देंगे। हाँ, तो काम भी तो थप्पड़ खाना खाने वाला किया है ना मैंने। अभी वो यही कर वो सोच रही थी कि बाहर कुछ लोगों की आवाज़ आने लगी। ये इतनी रात को कौन आया है? उससे पहले वो खुद उठकर देखती, यारम वापस कमरे में आया। उसे वापस कमरे में आते देखकर वो फ़ौरन उसके करीब आई। "यारम, सच्ची मेरा मतलब ये नहीं था जो आप समझे। मैं आपको खुद से दूर नहीं कर रही थी। मैं तो बस आप अपना हाथ सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो।" उसके सीने से लगी वो बुरी तरह रो रही थी। सुनो, मेरी बात सुनो।" उसका चेहरा अपने हाथों में लिए कहने लगा, "मैं समझ सकता हूँ, इस तरह से फ़ोन पे हुए निकाह को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। जानता हूँ तुम इस निकाह को कबूल नहीं कर पा रही, इसलिए तुमने खुद को मुझसे दूर किया। लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तुम्हारा दोबारा निकाह होगा, और वो भी आज ही। चलो बाहर आओ। मैंने गवाह निकाह ख़वाह को बुलाया है। दोबारा निकाह? हाँ, दोबारा निकाह। अब दुपट्टा सर पे लो और बाहर चलो।" उसका दुपट्टा खुद उसके सर पर डालता उसका हाथ थाम कर बाहर ले आया। बहुत सारे लोग थे और तकरीबन सब ही यारम के काम करने वाले थे, और तकरीबन सब ही हैरान और परेशान खड़े थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान तो लैला थी। "मौलवी साहब, निकाह की रस्म शुरू करें," यारम ने ऑर्डर की दिया। "1 मिनट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ आना खिज़र।" खिज़र ने उसे कहा और यारम के कमरे में आ गए। "जल्दी बोलो यारम," ने उसके पीछे आकर कहा। "डेविल, ये लड़की के पहले से किसी के निकाह में है, और निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। तुम थोड़ा सा सब्र कर लो। पहले उसकी तलाक करवाओ, फिर तुम्हें निकाह जायज़ होगा। इस तरह से निकाह नहीं हो सकता।" खिज़र ने रूह की से निकाह की वजह ना पूछी थी। वो खुद ही उसकी आंखों में उसके लिए चाहत देख चुका था, और आज से नहीं, वो न जाने कितने दिन से वो रूह के लिए उसकी फ़िक्रमंदी देख रहा था। वो इसलिए जज़्बात रखता है, ये बात खिज़र पहले ही चुका था। "वो आदमी मर गया खिज़र, मैंने मार दिया उसे।" यारम ने एक और धमाका किया। "क्या? लेकिन क्यों? हम सीधे तरीके से उससे बात कर सकते थे, तुम्हें उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? उसने मुझसे मेरी रूह को छीनने की कोशिश की, उसे जीने का कोई हक नहीं था। रूह उसके निकाह में थी, तुमसे मिलने से पहले ही।" खिज़र ने छुपा कर कहा। "अब तो हो गया ना जो होना था। अब मेरे होने वाली बीवी बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है।" इतना कहकर यारम रुका नहीं, बल्कि कमरे से बाहर निकल गया। खिज़र बेबसी से कदम उठाता उसके पीछे आया। थोड़ी देर बाद निकाह की रस्म अदा हुई। लैला आंखों में आंसू लिए उसके निकाह में शामिल थी। मौलवी साहब ने पहले यारम का निकाह पढ़वाया और फिर रूह की तरफ आए। नूरे वल्द अहमद खान, आपका निकाह सैयद यारम कासमी वलद सैयद इब्राहीम कासमी के साथ 50 लाख सिक्का राजुल वक़्त करार पाया है। क्या आपको कबूल है?" मौलवी साहब के अल्फाज रूह के कान में गूंज रहे थे। उसने बेयकीनी से सामने देखा, जहाँ यारम से उससे नज़रों के हिसार में लिए बैठा था। "क्या आपको ये निकाह कबूल है?" मौलवी साहब ने फिर से पूछा। यारम ज़रा-सा मुस्कुराया था और उससे नज़रों से बोलने का इशारा किया। "कबूल है।" उसके चेहरे को देखते हुए वो खुले हुए लहजे में बोली थी, वो खुलकर मुस्कुराया था।
सवाल फिर से दोहराया गया। रूह ने वही जवाब दिया। निकाह की रस्म अदा हुई, सबने मुबारकबाद दी। लेकिन एक सवाल था जो रूह के ज़हन में गर्दिश कर रहा था। जब रूह का पहला निकाह हुआ था तब अम्मी ने किसी शेख का नाम लिया था, लेकिन इस निकाह ख्वां ने किसी शेख का नाम नहीं लिया। लेकिन इस वक़्त तो होश ही कहाँ था कि कुछ जानने को, खुद समझने का। ये मौका तो उसे यारम ने दिया था। मौलवी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर लड़की पहले से शादी-शुदा हो लेकिन उसका ख़ावंद मर चुका हो और वह किसी और के निकाह में आ जाए, तो क्या ये निकाह जायज़ है? यारम ने मौलवी साहब को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उससे पहले खिज़र ने मौलवी साहब के सामने सवाल रख दिया। यारम भी उसके करीब आकर खड़ा हो गया। तुमने अधूरी बात बताई मौलवी साहब को। खिज़र, रुको, मैं पूरी बात बताता हूँ। अगर लड़की को धोखे में रखकर उसे झूठा निकाह कर लिया जाए, मेरा मतलब है कि फ़ोन पर निकाह किया जाए, बस एक तरफ की कार्रवाई मुकम्मल की जाए। फ़ोन पर लड़की को रिकॉर्डिंग सुनाई जाए, निकाहनामे पर जाली नाम से दस्तखत किए जाएँ, वल्दियत भी खल्लत बताई जाए, पर निकाह, मेरा मतलब है झूठा निकाह होने से पहले ही वो आदमी मर जाए, तो क्या ये निकाह जायज़ है? खिज़र तुम्हें इस तरह से ये सवाल पूछना चाहिए था। उसे खिज़र के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, जबकि वो हैरानगी से देख रहा था। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये तो निकाह ही नहीं है। निकाह में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वल्दियत का ठीक होना है। दोनों तरफ से मुकम्मल कार्रवाई गवाहों की बिना पर की जाती है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन लोग फ़ोन पर निकाह करते हैं, लेकिन मुर्दा इंसान निकाह कैसे कर सकता है? अगर सिर्फ़ उसकी आवाज़ थी लेकिन वो मर चुका था, तो ये निकाह हुआ ही नहीं। मौलवी साहब हैरानगी परेशानगी से निकाह किए वारदात सुन रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। आप चलें, गाड़ी में तशरीफ़ रखें। खिज़र अभी आपके घर छोड़ आएगा। ये सब कुछ क्या था? तुमने ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? और ये सब कुछ तुमने कब जाना? वो आदमी कैसे मरा? जिस दिन रूह यहाँ पे आई थी, तुम्हें याद है? मैं शम्मत से बात करने गया था, उसे समझाने गया था कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है। तुम जानते हो वो काम क्या था खिज़र? शेख वहाँ पाकिस्तानी लड़कियों से जाली निकाह करके उन्हें यहाँ बुलाता था। जितनी खूबसूरत लड़की, उसकी इतनी ज़्यादा कीमत, और फिर उन्हें यहाँ लाकर बेच देता था। मैंने उसे समझाया कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे हाथों मारा गया। शमस उस जाली निकाह के लिए रमीश शेख का नाम इस्तेमाल करता था। जिस दिन मैंने पहली दफ़ा रुख को देखा, वो मासूम चेहरा मेरी दुनिया हिला गया था। खिज़र, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरे मुस्तकबिल में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं, लेकिन रूह ने मुझे मजबूर कर दिया। उसने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। अब उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। वो हमेशा से अपनी हर बात उसके शेयर कर देता था। सारम के बाद खिज़र उसके लिए पहले बहुत ख़ास हो गया था। ठीक है, मैं मौलवी साहब को छोड़ के आता हूँ, तुम भाभी के पास जाओ, बाकी बातें हम कल सुबह करेंगे। बहुत वक़्त हो गया। खिसर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी, आज आखिरकार वो लड़की से भाभी बन ही गई थी। हाँ, अब उस लड़की को कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन लैला का क्या होगा? खिसर ने पूछा। मेहरबानी फरमा के इस वक्त लैला का नाम लेकर मेरा मूड मत ख़राब करें। आप यहाँ से तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। यारम नाक से मक्खी उड़ाता हुआ निकल गया। सबको भेजकर उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आया, लेकिन यहाँ रूह नहीं थी। यकीनन वो दूसरे कमरे में थी। मेरे दिल की दुनिया हिलाकर आप दूसरे कमरे में मुँह छुपाए बैठी हैं। मैं तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। वो मुस्कुराते हुए उसके कमरे में आया। वो बेड पे बैठी थी। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, जल्दी से दूसरे कमरे में आओ। वो दरवाज़े से हुक्म जारी करता वापस पलट गया। अभी कुछ घंटे पहले भी वो उसकी बाहों में थी, लेकिन उसके हाथ छुड़ आने की वजह से वो बुरा माना आ गया था। पर अब तो रूह उसको नाराज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो अपना दिल मजबूत करती आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती उसके कमरे तक आई और उसे अपने पीछे से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। उसने फ़ौरन पलट कर देखा तो वो दरवाज़ा बंद किए उसके सामने खड़ा उसे देख रहा था। वो आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल उसके करीब आकर रुका और उसके कान के करीब झुका। तुम जो आ रहे हो पहलू में, मैं अब होश किससे आएगा? ए इश्क़, ज़रा रुक तो सही, ये इश्क़ फ़ना हो जाएगा। वेलकम टू माय लाइफ। मेरा बनने के लिए शुक्रिया। रूह नूर से रूह यारम बनने के लिए शुक्रिया। आज से तुम यारम की रूह हो, और अगर रूह यारम से दूरी हुई तो यारम बेजान हो जाएगा, और मैं जानता हूँ तुम अपने यारम को कभी भी बेजान नहीं होने दोगी। मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? वादा करो मुझसे, रूह चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे। करो वादा। उसके बिल्कुल करीब खड़ा, उसका चेहरा अपने हाथों में लिए उसके से वादा मांग रहा था। रूह ने बस अपनी नज़रें झुकाईं। जब यारम की गिरफ्त अपने चेहरे पर ज़रा सख्त होती महसूस हुई, उसने यारम के हाथों पे अपना हाथ रखे।
करो वादा कि मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी, कुछ भी हो जाए वादा। वो मुश्किल उसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए बोली, ठीक, थैंक यू सो मच रूह, मैं तुम्हें अब इतना प्यार दूँगा कि तुम्हें मेरे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके कान में सरगोशी करते एक झटके से उसे अपने करीब तर किया। मेरी रूह करार दे गई। आज तो तेरा यारम अपनी जान से जाएगा। यारम ने पूरे इस्तेहाक से उसके लबों पे अपना लब रख दिया, उसका नाजुक सरापा अपनी बाहों में भरते हुए वो बेड पर उठा लिया। तुम्हें पता है रूह, तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश ना थी, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, तुम्हें चाहना, तुम्हें प्यार करना, बस तुम्हें ही सोचना, तुम्हारा ही बन जाना, उफ़! कितनी ख्वाहिशें दिल में जाग आई हैं। पता नहीं तुमसे पहले ये सारी ख्वाहिशात कहाँ सोई थी। उसके चेहरे पे पर जहाँ बजा अपने मोहब्बत के महर सबत करता, वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगा। उसे अपनी ज़िंदगी में कभी किसी औरत की कमी महसूस ना हुई थी, लेकिन रूह की ज़िंदगी में आने के बाद उसे हमेशा अपनी ज़िंदगी में रूह की कमी महसूस हुई। ये नाजुक सी लड़की कब उसके लिए इतनी ख़ास हो गई, वो खुद भी नहीं जानता था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि वो जब रूह को पता चलेगा कि यारम वो शख्स है ही नहीं जिसके लिए वो इतनी दूर यहाँ आई है। वो तो बस उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका था, उससे रूह चाहिए थी किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान से ही क्यों ना जाना पड़े। मगर ये तय था कि वो रूह का नाम अपने नाम से कभी अलग नहीं होने देगा। रूह सिर्फ उसकी है और सिर्फ उसी का हक है उस पर। कोई रूह को सोचने के लिए, उसे देखने के लिए, उसकी से बात करने के लिए यारम की इजाज़त लेगा। यारम की शिद्दतों और जसारतों से घबरती उसकी बाहों में पनाह लेती लड़की उसे दीवाना कर गई। यारम के हर अंदाज़ में रूह के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो उसके इश्क में डूबा, उस पर अपने मोहब्बतों की बरसात कर रहा था। रात धीरे-धीरे गुज़र रही थी और हर हर गुज़रते लम्हे के साथ रूह को अपना आप और भी ख़ास लगने लगा। वो अपने आप को कभी मनहूस समझती थी, यारम को की पनाहों में मताहे जा इससे कम ना थी। वो उसकी बाहों में पुरसुकून नींद सो रही थी जब अज़ानों की आवाज़ गूंजने लगी। उठो मेरी जान, नमाज का वक़्त हो गया। उसने आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की। यारम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके एक पल न सो सका। रूह के सोने के बाद भी उसके ज़हन में बस एक ही बात चलती रही। क्या सच जानने के बाद वो उससे नफ़रत करने लगेगी? जिस तरह से उससे दूर हुए, वो भी उससे दूर चली जाएगी। उसके ज़हन में उठते हर सवाल का जवाब नहीं था। वो कभी से उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा और उसे कुछ भी पता ही नहीं चलने देगा। वो उसे कभी उन लोगों के पास वापस नहीं जाने देगा जहाँ से वो आई थी। अगर वो उन लोगों से कभी मिलेगी तो नहीं, तो उसे पता कैसे चलेगा? यारम उसे उनसे दूर कर देगा जिनकी वज़ह से रूह उससे दूर हो सकती है। और ये फ़ैसला करके वो कुछ हद तक पुरसुकून हो चुका था। उठ जाओ जान, ये ना हो कि तुम्हारी नींद की वजह से तुम्हारी नमाज़ क़ज़ा हो जाए। फिर कहोगी मेरी वजह से ऐसा हुआ है, और जबकि मैंने तो तुम्हें तंग भी नहीं किया ज़्यादा। उसके कानों में सरगोशी करते उसके कान की लू चुमता तो मुसलसल जगाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था इतनी ख़तरनाक नींद है तुम्हारी, वरना तो तुम्हारी नींद से बहुत सारे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। तो फिर क्या ख़्याल है? और वो जो मज़े से नींद में उसकी बातें सुन रही थी, उसे वापस रात वाली टून में आते देखकर फ़ौरन उठकर बैठ गई। मुझे नमाज़ पढ़नी है। उससे पहले कि वो दोबारा उसके होश ठिकाने लगाता, वो भागकर वॉशरूम में बंद हो गई। अब तो तुम्हें भागकर भी मेरे ही करीब आना है। उठकर बैठा और बेड के ग्राउंड से टेक लगाता हुआ वॉशरूम के दरवाजे को देखता रहा। रूह फ्रेश होकर बाहर आई तो वो उसे ही देख रहा था। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके लबों को छुआ। अगर मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मैं बाहर जाके नमाज़ अदा करूँगी। वो हल्का सा मनमनाई, नोट कर रहा हूँ। कल रात से तुम्हारी बोलती बंद हो गई है, ऐसा भी क्या हो गया रात में? वो शरारती अंदाज में अपनाए उसे नजरों के हिसार में ले लेते हुआ पूछ रहा था। मैं बाहर जा रही हूँ, न हुई जा नमाज उठाकर बाहर जाने लगी। अरे यार, मैंने क्या कहा, बस पूछ ही रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया रात में। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम आराम से नमाज़ पढ़ो। वो मुस्कुराते हुए नज़र पूरे कमरे में घुमाने लगा। वो काफ़ी देर खड़ी उसे देखती रही, लेकिन वो उससे बिल्कुल बेनियाज ज़ाहिर होने की कोशिश कर रहा था। रूह ने वही जाए नमाज़ बिछाई और नीयत बांधी। उसने मुकम्मल नमाज में मसरूफ़ देकर एक बार फिर से उसकी से जान लुटाती नज़रों से देखने लगा। उसे लगा था कि वो 5-7 मिनट में नमाज से फ़ारिग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नमाज तो फ़ौरन
ख़त्म हो गई, लेकिन ये दुआ थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद वो दुआ माँग कर जाए नमाज़ उठाने लगी। मैं तो मिल गया तुम्हें, अब क्या माँग रही थी अल्लाह से? उसने शरारत से पूछा। माँग नहीं रही थी, थैंक यू बोल रही थी। उन्होंने मेरी सुन ली तो थैंक यू तो बनता है ना? और मुस्कुरा कर उसे जवाब देती उसके लिए नाश्ता बनाने बाहर निकल गई। वो नाश्ता बनाकर लाई तो यारम शावर ले चुका था। उसने नाश्ता टेबल पर लगाया, जबकि यारम शीशे के सामने खड़ा उसे देख रहा था। रूह का सारा ध्यान नाश्ते लगाने पर ही था। कल से आज वो उसे अपने दिल के ज़्यादा करीब लग रही थी। इतनी सुबह नाश्ता कौन करता है? वो उससे पूछने लगा, जबकि वो खुद भी जानता था कि वो उससे छुपने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी। उसके मुंह में जो कुछ आया कहने लगी, हाँ यार भूख तो बहुत लगी है, लेकिन खाने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए। खींच कर उसे अपने करीब करते उसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोला, रूह को की तो जैसे जान बन गई है, अब बनाई थी उसे रात के रूप में वापस आधा देख कर, लेकिन मुझे खाने के लिए भूख लगी है, उसने अपना आप छुपाते हुए बोला। तो मुझे खा जाओ, तो तुम मुझे खा लो, मैं तुम्हें खा लेता हूँ, दोनों की भूख खत्म हो जाएगी। उसने एक बार फिर से उसे अपने करीब करते हुए उसकी गिरफ्त में लिया और बाजों को घेरा तंग किया। मुझे ये डिश पसंद नहीं, मैं नहीं खाती। उसने फिर अपना आप छुड़ाना चाहा। ट्राई तो करो, बहुत टेस्टी है, ये कहते हुए उसके लबों पर झुका और पूरे इस्तेहाक से अपने आप को शराब करने लगा। फिर जब उसके लबों को आज़ाद किया तो उसके चेहरे पे अपनी संगत की रंग देखने लगा, जहाँ बिखरी हया और सुर्खी उसे सुकून दे रही थी। कैसी लगी? अगर चाहो तो ये डिश तुम्हें रोज़ मिल सकती है, और अगर ना भी चाहो तो भी ये डिश तुम्हें रोज़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये डिश मेरी फेवरेट है। और उसके नरम और नाजुक गुलाबी लबों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, लगता है आपने नाश्ता नहीं करना। वो अपनी शर्म और हया छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। मैंने तो कर लिया नाश्ता, और यकीन करो इससे ज़्यादा मज़ेदार आज तक नहीं किया, वो ज़ोमानी अंदाज में बोला। और जो मैं इन्हें इतनी मेहनत से किए बनाया है, वो उससे नज़रें चुराते हुए बोली, जबकि हाथ कभी दुपट्टे घुमा रहा था, तो कभी नाखून मुँह जा रहे थे। उसकी हालत से महसूस हो रहा था। वो उसकी हालत से महसूस हो रहा था। अच्छा यार, करते हैं नाश्ता, आओ बैठो। उसने उसका हाथ पकड़ कर बैठाया और खुद सामने बैठ गया। वैसे तुमने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। नाश्ता करते हुए उसने फिर से उससे मुखातिब किया, कौन सी बात का जवाब? वो ना समझे से पूछने लगी। अरे वही कि कल तक तो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही थी, एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ये बंद हो गई? वो शरारत से पूछ रहा था, जबकि नाश्ता करते हुए उसके हाथ कांपे। अच्छा, सॉरी, सुकून से नाश्ता करो, मैं कुछ नहीं कहता। वो हँसते हुए बोला, आज आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मुझे नहीं करना आपके साथ नाश्ता। वो उठकर बाहर जाने लगी। ये आरम ने उसका हाथ थाम लिया। कल रात तुम मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगी, तो अब क्या क्यों जा रही हो? बिल्कुल सीरियस लग रहा था। बाहर जा रही हूँ, कोई पाकिस्तान वापस नहीं जा रही, रूह ने बताना ज़रूरी समझा। पाकिस्तान वापस तो अब तुम कभी जा भी नहीं सकती, लेकिन मुझे छोड़कर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। तुम्हें मुझसे दूर जाने की यहाँ से बाहर भी इजाज़त नहीं। और आराम से बैठो और नाश्ता करो। बिल्कुल सीरियस होकर बोल रहा था। रूह को उसके एक महीने पहले वाले वो थप्पड़ याद आए, तो फिर उससे अपने एक बार उसके करीब ही बैठ गई। अच्छा ना मेरी जान, अब मैं मज़ाक नहीं करता, लो करो नाश्ता। वो उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। नाश्ता करने के बाद वो बर्तन उठाकर किचन में आ गई, तो वापस ही नहीं आई। तो वो खुद ही उसे ढूँढता हुआ किचन में आ पहुँचा। ये जो मुझसे छुपने की कोशिश कर रही हो ना, ये बिल्कुल बेकार है। तुम चाहकर भी मुझसे छुप नहीं सकती है, चाहे दुनिया की किसी भी कोने में चली जाओ। तुम्हारा यारम तुम्हें हर जगह से ढूँढ निकालेगा। मैं क्यों छुपने लगी? आपसे भला मैं तो काम ख़त्म कर रही हूँ। वो मुस्कुराई थी, लेकिन सच तो ये था कि कल रात के बाद वो उसकी बेबाक नज़रें से छुप जाना चाहती थी। आज उसकी नज़रें उसे नज़रें झुकाने पर मजबूर कर देती। अच्छा, आज से पहले तो इतना काम नहीं था। यहाँ तुम 2 घंटे से यहाँ घुसी, आखिर क्या कर रही हो? वो जाँचती नज़रें से उसे देखते हुए पूछा। मैं सफाई कर रही हूँ, उसने पूरे किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जाए जाकर तैयार हूँ। आपने अपने काम पर नहीं जाना? उसने नज़रें चुराते हुए कहा। नहीं, शादी की पहली सुबह कौन पागल काम पे जाता है? मैं तो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। उसने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। नहीं, नहीं, आपको जाना चाहिए, बहुत सारे काम हैं, आपको नुकसान हो जाएगा। मैं तो यही हूँ। वो जल्दी-जल्दी बोली, क्योंकि उससे पहले यारम एक दिन उसके पास घर पे ना रुखा रखा था।
और उसने जब पूछा क्या वो बहुत बिज़ी है अपने काम में, तो कहने लगा कि उसके पास बहुत काम है, साँस लेने की भी फुर्सत नहीं। अरे भाड़ में जाए काम, मैं तो अपनी बीवी के पास रहूँगा। मैं अपनी बीवी के साथ चंद दिन भी नहीं बिना गुज़ार पाऊँ तो इतना काम करने का क्या फ़ायदा? वो मोहब्बत से उसके गाल चूमते हुए बोला, जबकि वो अपने गाल पे हाथ रखे उसे देखने लगी। वो तुम्हारे गाल पे सुर्खी थोड़ी कम हो गई थी। मैंने सोचा लगा दूँ। वो मुकम्मल शरारती अंदाज़ में बोला। चंद दिन वो उसकी हरकत को इग्नोर करते हुए पूछने लगी, हाँ यार, हनीमून पे जाना है, तुम्हें घुमाना फिराना, मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेके जाऊंगा, जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। बहुत पुरसकून जगह है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो आप सारा वक्त मेरे साथ होंगे? वो कुछ सोचते हुए पूछने लगी। हाँ बेबी, हनीमून पे मियाँ बीवी दोनों हर वक्त साथ रहते हैं, और तुम्हें तो वैसे भी अब मैं खुद से अलग नहीं होने दूंगा। रूह अपने ध्यान में ये नोट नहीं कर पाई कि वो कब उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। उसके उसके गिर्द बाजू हायल करते हुए उसे अपने मज़ीद करीब कर गया। जानती हो रूह, मैंने कभी अपने लिए तुम्हारी जैसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो कभी भी शादी ना करने का फ़ैसला किया था, और अगर करता भी तो अपनी जैसी किसी लड़की से। लेकिन देखो ना, मुझे मिला भी तो कौन? तुम, मासूम सी प्यारी सी गुड़िया जैसी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई नेकी नहीं की, फिर अल्लाह ने तुम जैसी परी मेरे नसीब में कैसे लिख दी? मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। तो मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? वो उसके कंधे पर झुका सर रखे आँखें बंद किए बोल रहा था। अगर मैं जाना चाहूँ तो भी क्या आप मुझे जाने देंगे? वो रूह शरारत से बोली, जबकि कल से अब तक वो हज़ार बार उसे कह चुका था कि वो कभी उसे खुद से अलग नहीं होने देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तुम मेरी हो, और मैं अपनी कोई भी चीज़ खुद से दूर होने नहीं जाने देता। खुद जो मेरा है वो सिर्फ़ मेरा है। तुम खुद भी चाहो तो भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। यार, आज आप बहुत खुश हैं ना? हाँ, बहुत जॉब मुख्तसर था, मगर जसारतें बढ़ती जा रही थी। आपकी इस खुशी में मैं आपसे कुछ माँगूँ तो आप देंगे? तुम जान माँग लो तो तुम जान माँग लो। वो उसका हाथ माथा चूमते हुए बोला। वो तो है ही, मेरी उसे माँगने की क्या ज़रूरत है? वो इतराई थी। तो फिर क्या चाहिए? यारम को उसका दुपट्टा खींचते हुए कहा। प्लीज़ मुझे घर फ़ोन करने दें, वो मिन्नत भरे लहज़े में बोली। मगर वो सुन कहाँ रहा था, वो तो उसकी गर्दन में मुँह छुपाए उसे महसूस करने में मसरूफ़ था। ये शायद सुनकर इग्नोर कर गया। आई लव यू सो मच। उसका चेहरा अपने हाथों में लिए वो एक बार फिर से उसके लबों पर झुका। यार, अब मेरी बात सुने। वो उसकी खुशबू को अपने अंदर यार, अब मेरी बात सुने। वो उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता मदहोश होने लगा। फिलहाल तुम सुनो, ये धड़कन क्या कह रही है? उसका सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला। ये दिल तुमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। उसे जवाब दो, उसकी बात सुनो। उसे अपने बेहद करीब किए वो उसकी सांसें उथल पुथल कर चुका था। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में बात करो, मुझे प्यार करो। मुझे आज तक ऐसा शख्स नहीं मिला जो मुझसे मोहब्बत करता हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? उसकी आंखों में आंखें डाले पूछने लगा। खामोश क्यों हो, बोलो ना। करती हो मुझसे, है ना, मुझसे प्यार? वो उसके से हल्का सा झिझोड़ कर बोला। हाँ, कहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। वो नजर झुकाते हुए बोली, जबकि उसका इजहार सुनकर वो सरशार सा होकर उसका पर झुका। आई लव यू। उसके चेहरे पर बचा-बचा अपनी मोहब्बत के महर सबत वो उसे अब दुनिया की सोचों से दूर ले गया। तो ये था आज के नॉवल के 4th पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको ये नॉवल? हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट कल। इसका 5 पार्ट कैसा लगा आप सबको ये नॉवल? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।